3B का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। 3B मतलब 3 अंक वाले प्रश्न। अब इधर 3 अंक वाले 5 प्रश्न दिए गए। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट आपने ऐसा क्वेश्चन किया था। पहले इसको वर्ग समीकरण बना लीजिए। kx x-2 + 6 = 0। तो पहले kx का अंदर गुणा करिए। kx का x से गुणा होगा तो kx² हो जाएगा, और kx का 2 से होगा तो पहले प्लस और माइनस का गुणा -2kx हो जाएगा, +6 = 0। अब इसकी तुलना कर लीजिए ax + bx + c = 0 से। तो a का मान कितना आएगा देखिए k, b का मान -2k और c का मान 6। कैसे पता चलता है? x² के सामने जो संख्या रहती है उसको a बोलते हैं। तो x² के सामने k है तो a हो गया। x के सामने जो संख्या रहती है उसको b बोलते हैं। x के सामने क्या संख्या है? -2k, तो b = -2k। और यहाँ जो संख्या रहती है तीसरे स्थान पे उसको c बोलते हैं। अब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो याद रखिए, अगर वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है तो b² - 4ac = 0 होता है। अब मान रख दीजिए b का मान -2k² -4 गुणे बीच में छिपा हुआ है, a का मान k, फिर गुणा बीच में छिपा हुआ है, c का मान 6। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² माइनस इधर देखिए 4 × 24k। अब इन दोनों में देखेंगे तो 4k इसमें भी है और इसमें भी 4 का भाग जाएगा और k है, तो 4k कॉमन ले लेंगे। 4k का भाग इसमें देंगे, 4k का भाग इसमें 4 का भाग देंगे, 4 कटेगा, 1k कटेगा, 1k बचेगा। और यहाँ 4k का भाग देंगे तो 4 × 24 6 और 1k कट जाएगा। अब एक बार 4k को 0 करो, एक बार k - 6 को 0 करो। इसको 0 करेंगे तो यहाँ देखिए 4 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा और -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा और इधर k = 6 आ गया। तो एक मान 0 आ गया, एक मान 6 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ k का मान 0 ले लेते हो, ध्यान से देखो, अगर k का मान आप 0 ले लेते हो तो यहाँ 0x² मतलब x² वाला पद आपका खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखिए ये वर्ग समीकरण है और वर्ग समीकरण में x² वाला पद होना जरूरी है। लेकिन अगर आप k का मान 0 ले लेते हो तो ये तो मान ही 0 हो जाएगा। तो आपका ये देखिए रेखीय समीकरण प्राप्त होगा, मतलब कि घात 1 वाला समीकरण प्राप्त होगा। तो यह सही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, परंतु k = 0 लेने पर वर्ग समीकरण रेखीय समीकरण में रूपांतरित हो जाता है। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे k = 0 लेने पर वर्ग समीकरण समाप्त हो जाता है, या वर्ग समीकरण के x² वाला पद खत्म हो जाता है। ऐसे आपके तरीके लिख सकते हैं। तो इसलिए k = 0 यह मान सही नहीं है। तो जब ये k = 0 वाला मान सही नहीं है तो कौन सा सही मान है? k = 6। k = 6 हो गया, ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुकुंद के पास सागर की अपेक्षा 50 रुपए अधिक है, उनके रकम का गुणनफल 15,000 हो तो प्रत्येक की रकम ज्ञात करो। अब देखो, मुकुंद के पास सागर की अपेक्षा 50 रुपए अधिक है, मतलब अगर सागर का पैसा हमें पता चल जाए तो मुकुंद का हम आसानी से निकाल सकते हैं। माना सागर के पास x रुपए है तो मुकुंद के पास उससे 50 ज्यादा है, मतलब x + 50। ये समझा? सागर के पास अगर हम x मान ले तो मुकुंद के पास सागर से 50 रुपए ज्यादा है, तो मतलब x के पास x रुपए है, उसमें 50 और जोड़ दे तो मुकुंद के पास पता चल जाएगा कितना हो गया, x + 50 रुपए। अब प्रश्न में क्या बोला कि उनका जो पैसा है, जो रकम है, उसका गुणनफल 15,000 है। तो देखिए इन दोनों का गुणा कर दिया, गुणा छिपा हुआ है, x और x + 50 का गुणा कर दिया तो 15,000। अब अंदर गुणा करिए, x का x से गुणा करेंगे x², x का 50 से करेंगे 50x, और ये 15,000 प्लस है, इधर आके माइनस। अब इसका गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड करेंगे तो कैसे? देखिए ऐसे, ये 15,000 है और यहाँ पे 50 आना चाहिए। तो दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 15,000, जोड़ने या घटाने पे 50, तो 150 और 100। 150 में 100 का गुणा करेंगे तो 15,000 आएगा, और 150 में 100 घटाएंगे तो 50 आएगा। अब बड़ी संख्या के सामने ये बीच वाला चिन्ह प्लस, और छोटी संख्या के सामने ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब यहाँ पे देखिए, तो ये किनारे वाला x² ऐसे लिखेंगे, किनारे वाले 15,000 वैसे लिखेंगे। जो बीच वाला पद है उसको हटा देंगे 50x को, और वहां लिखेंगे +150x - 100x। अब दो को साथ, इन दोनों को साथ में ले लीजिए, इन दोनों को साथ में ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो x है, तो x का भाग इसमें, x का भाग इसमें। यहाँ x का भाग देंगे तो एक x बचेगा, यहाँ x का भाग देंगे तो x कट जाएगा, 150 बचेगा। यहाँ माइनस और 100 ले लेंगे क्योंकि 100 का भाग इसमें जाएगा 15,000 में, तो ऋण 100 का भाग यहाँ देंगे, ऋण 100 का भाग यहाँ देंगे। यहाँ ऋण 100 का भाग देंगे, ऋण 100 कट के x बचेगा। यहाँ ऋण 100 का भाग देंगे तो पहले ऋण और ऋण का भाग प्लस, और फिर ये देखिए 1 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 150। x + 150, x + 150 कॉमन, तो बचेगा x - 100। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको, एक बार x + 150 को 0, एक बार x - 100 को 0। ये देखिए +150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -100 उधर जाके प्लस हो जाएगा। x = ऋण 150, x = 100। अगले पेज पे
x बराबर ऋण 150, x बराबर 100। अब इसमें हम जानते हैं कि हमारा जो रुपया है वो माइनस में नहीं होता है, तो x बराबर ऋण 150, रुपये ऋणात्मक में नहीं होते, इसलिए x बराबर नहीं होगा ऋण 150 के, मतलब x का मान माइनस में नहीं ले सकते, तो x का मान क्या होगा 100। तो अब मुकुंद की रकम और सागर की रकम पता करना है। तो मुकुंद की रकम कितनी है, x प्लस 50 है। देखिए यहाँ से मुकुंद की रकम x प्लस 50 है और सागर की x है। तो यहाँ मुकुंद की रकम x प्लस 50, सागर की x की जगह 100 रख दीजिए, तो 100 प्लस 50 मतलब 150 रुपए। तो मुकुंद के पास 150 रुपए है और सागर के पास x रुपए है, x मतलब 100 रुपए है। तीसरा क्वेश्चन है, इसको हमें उसने बोला है इसको हल करो। अब हल करो में उसने कोई विधि नहीं बोला है किस विधि से हल करना है, लेकिन इसको ये ध्यान रखिए, कोई भी वर्ग समीकरण को आप सभी वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि से हल नहीं किए जा सकते हैं। केवल जिसका गुणनखंड होगा उसी को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन सूत्र विधि से सारे वर्ग समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ये वर्ग समीकरण को जब हम गुणनखंड विधि से हल करने जाएंगे तो नहीं हल होगा, इसलिए हम इसको सबसे बढ़िया हम सूत्र विधि से हल कर दें, क्योंकि उसने कोई विधि का नाम तो बोला नहीं है। तो ये देखिए, इसकी तुलना x² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से करेंगे तो a का मान √3 आएगा, b का √2 आएगा, c का -2 √3 आएगा। तब b² माइनस 4ac निकालेंगे, b का मान देखो √2, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का मान करणी में 3, फिर गुणे c का मान ऋण 2 करणी में 3। इधर करणी में 2 का स्क्वायर होगा तो करणी हट जाएगी, 2 आएगा। इधर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, और इसमें बाहर का बाहर से गुणा अंदर का अंदर से। तो देखिए 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, और करणी में 3 का गुणा करेंगे तो करणी हट जाएगी, मतलब 3। ये 2 8 3 24, 24 और 2 26। तब सूत्र विधि से ये सूत्र है x इक्वल टू -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब यहाँ मान रख दीजिए, देखिए -b का मान कितना है, करणी में 2, फिर प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac का मान 26/2 गुणे a का मान कितना है, देखो करणी में 3। अब इसमें 26 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस करणी में 2 प्लस माइनस करणी में 26/2 करणी में 3। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो एक बार प्लस चिन्ह के साथ ले लो, एक बार माइनस चिन्ह के साथ। देखिए एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिया तो -2 प्लस करणी में 26/2 √3, और एक बार माइनस करणी में 2 माइनस 2 करणी में 26/2 करणी में। एक बार प्लस चिन्ह के साथ ले लिया, एक बार माइनस चिन्ह के साथ, ये 2 मान अपने को प्राप्त हो गए। उसके बाद चौथा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र पद्धति से हल कीजिए। अब देखिए ये भी सूत्र पद्धति से हल करना है, ये भी सूत्र पद्धति से हल करना है, दोनों को। तो ये इसमें देखेंगे, सबसे पहले हमारा सिस्टमेटिक है, तो इसकी तुलना कर लेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का मान 5 हो जाएगा, b का मान ऋण 4 हो जाएगा, c का मान ऋण 2 हो जाएगा। तब b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac का मान आपका आ जाएगा, ये देखिए -4, b की जगह -4, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान 5, c का मान ऋण 2। ऋण का स्क्वायर धन होता है, 4 का स्क्वायर 16 है, ऋण ये देखिए 4 × 5 = 20, और ये ऋण का गुणा धन 20 दूना 40, तो 40 में 16 जोड़ेंगे 56। तो m बराबर, क्योंकि यहाँ चरांक m है, तो m बराबर एक सूत्र लिख दिया सूत्र विधि का। अब यहाँ मान रखेंगे -b का मान देखो -4 है, तो ये माइनस, और ये b का मान -4 है, ये तो सूत्र वाला माइनस है, और ये b का मान -4, फिर प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac का मान हमने निकाला है 56, तो इसकी जगह 56/2, बीच में गुणा a का मान 5, माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 प्लस माइनस प्लस है। अब ये देखिए इसका 56 का मैंने गुणनखंड कर लिया, 2 दूना 4 दूना 8 7 56, और इसमें ये 2 की जोड़ी बन जाएगी, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, और ये 2 गुणे 7 की जोड़ी नहीं बनेगी तो अंदर रह जाएगा, और ये बाकी सब अपनी जगह है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, देखिए 2 7 14। अब इन दोनों में बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ही काट देते हैं, गलत है, पहले कॉमन लेके तब काटा जाता है। तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ गुणा रहता है तो हम काट सकते थे, यहाँ प्लस या माइनस है तो हमें कॉमन लेके काटना पड़ेगा। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग यहाँ देंगे, 2 का भाग यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 2 आएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा, करणी में 14 आएगा। बट अब ये 2 से इसको काट दो, 2 × 5 = 10, तो नीचे 5 आएगा, और यहाँ a वाला 2 तो कट गया, 2 प्लस माइनस करणी में 14। एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस चिन्ह ले लिया। सेम टाइप से ये भी करेंगे b वाले, लेकिन इसमें पहले बटा है तो पहले बटे को खत्म कर लो। कैसे, जो बटे में संख्या उसी से गुणा करके 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। देखिए y² के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 3y² हो जाएगा, और ये 1/3y के साथ जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 और 3 कट जाएगा, 1y आएगा, 1 छिप जाता है, और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6। देखिए यहाँ y² में 3 का गुणा करेंगे 3y²,
और इसके साथ 3 का गुणा करेंगे 3 3 कट जाएगा, 1 y, और 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, प्लस से इधर आके माइनस, फिर इसकी तुलना कर लो, a का मान 3, b का 1, c का -6, फिर वही b² - 4ac निकाल लिया और फिर सूत्र लगा दिया। यहाँ 73 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो बस एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस, आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे आपका 5वां क्वेश्चन। ये देखिए, दो आपको यहाँ पे ऐसे मूल दिए गए हैं। एक मूल है 2 करणी में, 2 धन करणी में 7, एक 2 ऋण करणी में 7। मूल वाले वर्ग समीकरण तैयार कीजिए। वर्ग समीकरण तैयार करने के लिए एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब ब्रैकेट ओपन करो, 2 धन करणी में 7 धन 2 ऋण करणी में 7। देखिए प्लस करणी में 7 है, माइनस 1 करणी में 7, करणी में 7 कट जाएगा तो बचेगा 2 धन 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4। फिर अल्फा बीटा निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, अल्फा गुणे बीटा। अब यहाँ सूत्र बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है? a² माइनस b²। यहाँ पे सूत्र बन रहा है, चाहे आप लिख लो, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b²। तो यहाँ 2 का, देखिए a मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब करणी में 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा और करणी में 7 का स्क्वायर, करणी में हट जाएगा, करणी 7 आएगा। और प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 4 गया 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस। अभी हमें अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया तो वर्ग समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? -3। x² माइनस 4x है, प्लस माइनस का गुणा -3 इक्वल टू 0। ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। चौथा क्वेश्चन जो 4 अंक वाले प्रश्न है, इधर देखिए, ये 4 अंक वाले प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न है। मनीष की माँ की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 1 अधिक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 22 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो क्या बोला है? मनीष की माँ की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 1 अधिक है। मतलब अगर मनीष की आयु पता चल जाए तो माँ की आयु पता चल जाएगी। माना मनीष की आयु 100 वर्ष है, तो मनीष की माँ की आयु क्या है? देखो, मनीष की जो आयु है उसका 5 गुना, 5 का गुणा कर दिया, से 1 अधिक प्लस 1 कर दिया, तो हो जाएगा 5 का x से गुणा 5x प्लस 1। अब इसको 6x मत कर देना, ये जुड़ेगा नहीं। अब ये तो मनीष की आयु 100 वर्ष है, मनीष की माँ की आयु 5x प्लस 1 है। अब 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? अभी मनीष की आयु 100 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? x माइनस 4। और अभी मनीष की माँ की आयु 5x प्लस 1 है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? 5x प्लस 1 माइनस 4। मतलब 4 घटा दीजिए, मनीष की आयु में 4 घटा दिया तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु पता चल जाएगी। और ये उसकी माँ की आयु है 5x प्लस 1, उसमें 4 घटा दे तो उसकी माँ की आयु पता चल जाएगी। यहाँ देखिए 5x और ये प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 में से 1 गया 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस। ये 4 वर्ष पूर्व मनीष की आयु हो गई, 4 वर्ष पूर्व उसकी माँ की आयु हो गई। और वो बोले कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणा करोगे तो 22 आएगा। मतलब अब इन दोनों का गुणा करके 22 आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों का गुणा करके बराबर 22। अब इसको गुणा करेंगे तो वर्ग समीकरण बनेगा। x का 5x से गुणा करेंगे 5x², फिर x का 3 से गुणा करेंगे 3x, फिर 4 का 5x से करेंगे 20x, और 4 का 3 से करेंगे पहले माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 3 12 और ये 22। ये 5x², ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा, माइनस, ये सजाती पद है तो माइनस माइनस जुड़ता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 20 3 23x, बड़ी संख्या के सामने माइनस, और ये प्लस 12, ये 22 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 5x² माइनस 23x, ये देखो ये भी प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 22 में से 12 जाएगा 10, बड़ी संख्या के सामने माइनस है। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, पहले 5 में 10 का गुणा करिए, तो 5 में ऋण 10 का गुणा करेंगे, ऋण 50 आएगा। बीच वाली संख्या 23 है, दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 50, जोड़ने या घटाने पे 23, तो 25 और 2 लेंगे, 25 दूना 50 होता है, 25 में 2 घटाते हैं तो 23 होता है। बड़ी संख्या 25 के सामने बीच वाला चिन्ह माइनस, छोटी संख्या 2 के सामने माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब ये आपका हो जाएगा, देखिए 5x², बीच वाला पद हट जाएगा, उसकी जगह -25x प्लस 2x हो जाएगा, और ये -10 इक्वल टू 0। 2 को 7 ले लीजिए। यहाँ पे 5x कॉमन है क्योंकि 5 से 25 में भाग जाता है, और x दोनों में है तो 5x कॉमन हो गया। 5x का भाग यहाँ देंगे, 5x का भाग यहाँ देंगे, यहाँ 5 कटेगा, 1x कटेगा, 1x बचेगा, यहाँ भाग देंगे तो 5 25 25 5, और ये x कट जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 10 में भी 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग इसमें, यहाँ 2 का भाग देंगे तो x बचेगा, 2 कट जाएगा, यहाँ 10 में 2 का भाग देंगे, 2 5 10, x माइनस 5 कॉमन बचेगा, 5x प्लस 2। एक बार x माइनस 5 को 0 करेंगे, एक बार 5x प्लस 2 को 0 करेंगे, तो ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, और ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, और 5 बटे में
तो x के 2 मान आ गए 5 और ऋण 2/5। अब इसमें हम बताएंगे कि जो आयु है, आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये वाला मान हम नहीं ले सकते। तो हमारा मान कौन सा है, x बराबर 5। तो x बराबर 5 आ गया। तो मनीष की आयु x वर्ष है, मतलब x मतलब 5 वर्ष है, और उसकी माँ की आयु हो जाएगी 5x+1। यहाँ से दे सकते हैं, मनीष की आयु x है, उसकी माँ की 5x+1 है। तो यहाँ देखिए 5x+1, 5 गुणे x का मान कितना है 5 + 1, 5 × 5 = 25 + 1, 25 में जोड़ेंगे 26। तो मनीष की आयु 5 वर्ष है, उसकी माँ की आयु 26 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन देंगे कि एक बाग में 200 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या स्तंभ के पेड़ों की संख्या से 10 अधिक है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो कुल पेड़ कितने हैं 200। अब देखिए, अगर कभी भी आप ऐसे पेड़ लगे हैं ऐसे, तो अगर आपको ये देखिए स्तंभ के पेड़ों की संख्या पता चल जाए और एक पंक्ति के पेड़ों की संख्या पता चल जाए, तो स्तंभ के पेड़ों की संख्या में पंक्ति के पेड़ों की संख्या का गुणा कर दीजिए तो पूरे पेड़ों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ माना देखिए बाग में कुल 200 पेड़ है, माना स्तंभ में पेड़ों की संख्या x है। उसने बोला कि पंक्ति में पेड़ों की संख्या अगर स्तंभ का पता है तो उससे 10 अधिक है। तो अगर स्तंभ में पेड़ों की संख्या x है तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या उससे 10 ज्यादा, x से 10 ज्यादा मतलब x+10। तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। स्तंभ के पेड़ों की संख्या में पंक्ति के पेड़ों की संख्या का गुणा कर दीजिए तो कुल पेड़ पता चल जाए। आप सोच रहे होगे नहीं जोड़ेंगे, नहीं, ये एक स्तंभ का और एक पंक्ति का पता है और हमें ये पूरा निकालना। तो स्तंभ के पेड़ों की संख्या में एक पंक्ति के पेड़ों की संख्या गुणा करो तो कुल पेड़ पता चल जाते हैं। तो स्तंभ के पेड़ों की संख्या गुणे पंक्ति के पेड़ों की संख्या कर देंगे तो कुल पेड़ हो जाएगा। तो ये अंदर गुणा करिए, x का x से गुणा x², x का 10 से करेंगे 10x। अब हमें कितना पेड़ आ गया, कुल x² + 10x, और प्रश्न में कितना पेड़ दिया है 200। ये भी कुल पेड़ है, ये भी कुल पेड़ है, तो दोनों आपस में समान हो जाएंगे। x² + 10x = 200, x² + 10x = 200। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। देखिए 200 को इधर ले लीजिए, वर्ग समीकरण बन गया। इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ऋण 200 और बीच वाला पद 10 है। दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 200, जोड़ने या घटाने पे 10, तो 20 × 200, 20 में 10 घटाएंगे तो 10। बड़ी संख्या 20 के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस, छोटी संख्या 10 के सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब ये x² और 200 ऐसे ही रहेगा, केवल बीच वाला पद हट के वहां पे प्लस 20x हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। अब ये दो को साथ ले लिया, इसमें इन दोनों में x कॉमन है, तो x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ, x कटेगा 1x बचेगा, यहाँ 1x कटेगा 20 बचेगा। यहाँ देखिए ऋण और 10 है और 200 में भी 10 का भाग जाता है, तो ये कॉमन हो गया। ऋण 10 का भाग यहाँ, ऋण 10 का भाग यहाँ ऋण 10 कटेगा, x बचेगा, यहाँ ऋण का भाग धन, और 200 में 10 का भाग तो 20, x + 20 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x - 10। अब एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो, +20 उधर जाके -20 हो जाएगा, -10 उधर जाके +10 हो जाएगा। तो ये माइनस में आ रहा है, पेड़ों की संख्या माइनस में नहीं होती है, तो x बराबर नहीं होगा ऋण 20 के, तो x बराबर 10 है, जो उत्तर है सही है। तो हमें पंक्ति में पेड़ों की संख्या निकालना है। तो यहाँ देखिए हमने शुरुआत में लिया है कि पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, पंक्ति में x + 10 है। तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या x + 10 है, x का मान 10 आया हुआ है, x की जगह 10 + 10 तो 20। पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये वर्ग समीकरण है, देखिए m - 12x² + 2m - 12x + 2 = 0। इसकी तुलना कर लीजिए x² + bx + c = 0 से, तो a का मान m - 12 आएगा। देखिए x² के सामने m - 12 है, तो a का मान m - 12, x के सामने 2m - 12 है, तो b का मान 2m - 12 और c का मान 2। तब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, तो मतलब b² - 4ac = 0। अब मान रख दीजिए b की जगह 2m - 12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान m - 12 गुणे c का मान 2। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, m - 12 का स्क्वायर, m - 12 का स्क्वायर होगा, इधर 4 दूना 8 m - 12। यहाँ देखिए दोनों में m - 12 कॉमन है, और सॉरी यहाँ पे नहीं, नीचे वाले में, यहाँ देखिए m - 12 कॉमन है, उस संख्या में 4 है और 8 में भी 4 का भाग जाता है, तो संख्या में 4 कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। 4 है और 8 में भी 4 का भाग जाता है, तो संख्या में तो 4 कॉमन हो गया, और यहाँ m - 12 कॉमन हो गया। अब 4m - 12 का भाग यहाँ पे भी देंगे, 4m - 12 का भाग यहाँ पे भी देंगे। यहाँ 4 कटेगा, 1m - 12 कटेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, तो 1m - 12 बचेगा, और ये माइनस, यहाँ 4 दूना 8, 2 आएगा और m - 12 कट जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, m - 12 -2
तो ये -12 कितना होगा, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -14 हो जाएगा। m-12 m-14 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको, -12 हो जाके +12 हो जाएगा, -14 हो जाके +14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताएंगे कि m का मान हम 12 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप m का मान 12 लोगे तो यहाँ से देखिए, अगर m का मान 12 ले लेते हैं तो 12 - 12 ये 0 हो जाएगा। ये देखिए, अगर m की जगह आप 12 ले ली तो 12 - 12 ये 0 हो जाएगा। 0 x², मतलब x² वाला पद 0 हो जाएगा। और अगर x² वाला पद 0 हो गया तो वर्ग समीकरण नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम m का मान 12 नहीं ले सकते, हमें m का मान कितना लेना है, 14। ये देखो वही बताया है, वर्ग समीकरण x² वाला पद समाप्त हो जाता है, इसलिए m का मान 12 नहीं ले सकते, तो m का मान 14 लेना है। चौथा क्वेश्चन है, ये वर्ग समीकरण है। देखिए ऐसे 1/4 - p - 1/2 + p = 1/4, इसको हल करना है। तो यहाँ देखिए, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। पहले नीचे का गुणा, यहाँ देखिए 4 - p का 2 + p से, फिर तिर्यक गुणा 2 + p का 1 से 2 + p, 4 - p का 1 से 4 - p। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये 2 + p है -4 और माइनस का गुणा +p। इधर गुणा करिए, 4 दूना 8, 4p, ऋण p का 2 से ऋण 2p, ऋण p का p से ऋण p²। अब इधर देखिए, ये आपका 2 और -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहले p और p जुड़ के 2p हो जाएगा, और ये 2 और -4 घटेगा, 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। यहाँ देखेंगे तो 8 और 1 घट जाएगा, 4p में 2p जाएगा तो 2p और -p², ये स्क्वायर है p²। और फिर ये 1/4। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8p, 4 दूना 8, 1 का इधर से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, ये +2p - p²। सबको इधर ले लो, -p² इधर आके +p², 8p है ही, +2p इधर आके -2p, और -8 है ही, +8 इधर आके -8, ये p² प्लस 8p में 2p जाएगा 6p, और -8 -16, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह। इसमें बड़ा कोई है नहीं तो कोई भी चिन्ह लगा दो, 8 8 16, चाहे इसका लगा दो चाहे इसका। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड आपको आ रहा है। देखिए ऐसा गुणनखंड करेंगे तो p के 2 मान आएंगे, -8 और 2। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो पांचवा आपका है, एक वर्ग समीकरण के दोनों मूलों का योगफल 5 है, उनके घनों का योगफल 35 है, तो वह वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला है, मूलों का योगफल 5 है, तो मान लेते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो पहली शर्त क्या बोला है कि उनका योगफल 5 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। और दूसरा बोला है उनके घनों का योगफल 35, घन मतलब क्यूब, तो ये अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब का योगफल मतलब प्लस कितना है, 35। अब ये दो समीकरण की सहायता से हमें अल्फा बीटा का मान निकालना। तो ये सूत्र याद करिए, मैंने पहले ही आपको दूसरे चैप्टर में लिखा था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र याद कर लीजिए। अब यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह 35 है तो इसकी जगह 35 रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है तो यहाँ 5, उसके ऊपर क्यूब -3 अल्फा बीटा का मान मालूम नहीं, उसको वैसे लिखेंगे। और अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 5 है तो इसकी जगह पे 5, ये 35 हो गया। 5 का क्यूब 5 गुड़े 5 गुड़े 5 3 बार करेंगे 125, और ये 3 25 15 अल्फा बीटा, ये अल्फा है। अब ये देखिए 15 अल्फा बीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 125 से प्लस 35 हो जाके -35 होगा, और इधर 125 में 35 घटाएंगे तो 90 आएगा, 15 का गुणा उठा जाके भाग अल्फा बीटा 15 छक्का 90 6 आएगा। तब वर्ग समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, x² माइनस अल्फा बीटा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5, x प्लस अल्फा बीटा का मान 6 है, यहाँ 6 बराबर 0। ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां है, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया है जो 3 अंक वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें डिफरेंट देखो ऐसा एक शाब्दिक प्रश्न तैयार कीजिए जिनसे प्राप्त वर्ग समीकरण का एक हल 5 हो। मतलब जो आप ऐसा समीकरण, आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि जब उस क्वेश्चन को हल करें तो एक उत्तर 5 आना चाहिए। समीकरण तैयार भी करने हैं, समीकरण तैयार करके लिखो। वर्ग समीकरण तैयार करने के लिए आय और रुपए प्राकृतिक संख्या जैसी राशियों का उपयोग करें, मतलब केवल समीकरण तैयार करना, उसको हल नहीं करना है। उसने बोला नीचे एक उदाहरण विद्यार्थियों की सुविधा के लिए दिया गया है, विद्यार्थी विभिन्न संख्या लेकर उदाहरण तैयार करके उसे हल कर सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला कि हमें शाब्दिक प्रश्न तैयार करना है कि उसमें x और y में से जो उसमें चरांक का मान आएगा उसमें एक मान जो है 5 आना चाहिए। तो वर्ग समीकरण का एक मूल 5 है, माना दूसरा मूल 2 है। अब देखिए दूसरा मूल 2 माना है, आप चाहे अपने मन से कोई दूसरा मान सकते हैं, कोई भी मान यहाँ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसने 2 माना हुआ है, तो एक क्वेश्चन बनाया है कि स्मिता और अपनी बहन मिता से 3 वर्ष छोटी है। देखिए ये इसको मान लिया स्मिता किया, इसको मान लिया मिता किया। तो आप देख रहे हैं कि स्मिता
और मिता, ये इसको स्मिता मान लिया, इसको मिता मान लिया। तो स्मिता जो है मिता से 3 वर्ष छोटी है। ये स्मिता की आय हो गई, मिता की आय हो गई। तो स्मिता मिता से 3 वर्ष छोटी है। उनकी आय का गुणनफल 10 है। देखिए 5 में 2 का गुणा करेंगे 10। उनकी आय का गुणनफल 10 है, तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। तो माना मिता की आय x वर्ष है, तो स्मिता की आय कितनी हो जाएगी? देखिए माना मिता की आय x वर्ष है, तो स्मिता की आय उससे 3 कम है। देखिए 3 वर्ष छोटी है, तो स्मिता की आय x-3 हो जाएगी। तो दी गई शर्त के अनुसार क्या है कि उनकी आय का गुणनफल 10 है, मतलब इनकी आय है, इनका गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 3 में 3x और प्लस 3 धरा के -10 = 0। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 अंक का प्रश्न है। 1 अंक के जो प्रश्न बनाने पे है और 1 अंक इसको मानने पे है, ये दोनों क्या मानने पे है, और 1 अंक के वर्ग समीकरण बनाने पे। इस तरीके से ये चैप्टर भी यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। ये दूसरा चैप्टर मैंने आज ही स्टार्ट किया, आज ही खत्म कर दिया। तो ये 2 वीडियो के थ्रू आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया।